सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार पुनः लाइव आ चुके हैं आपके ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू क्लास है उसके अंतर्गत। और आप लोगों को पता होगा इस मंडे से और आज सैटरडे तक हम लोग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंडियन ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं जो ज्योग्राफी की श्रृंखला से रिलेटेड है, ठीक है। तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक इसको भेजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए जिससे आपको सभी वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो हर प्रश्न के लिए आपको 20 से 25 सेकंड का समय मिलेगा, तो 20 सेकंड में मैक्सिमम आप अपना समय आंसर देने का प्रयास करिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने लिखा है। पहला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वतमाला न होती तो भारत पर संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश का अधिकांश भाग साइबेरिया की शीत लहरों का अनुभव करता, इंडो गंगा का मैदान इतनी व्यापक जलोढ़ मिट्टी से रहित होता, मॉनसून का पैटर्न वर्तमान से अलग होता, या ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दो या तीन सही है, या सभी सही है? तो सभी सही है, इसलिए डी। अगर ना होता तो इसके प्रभाव बहुत ज्यादा गंभीर मिलते, तो तीनों सही है, तो डी ऑप्शन सही है। आप पढ़ भी सकते हैं, यदि हिमालय पर्वतमाला ना होती तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि साइबेरिया का मतलब है उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रकोप या भारत को परेशान करती, तो हिमालय कहीं ना कहीं भारत को सर्दी से बचाता है, ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हवाओं को आने से रोकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मानसून नहीं होता, तो बिल्कुल ये भी सही है। अगर हिमालय नहीं होता तो ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र से मानसून ना टकराता, और मानसून जब टकराता नहीं तो वर्षा नहीं होती। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी भी नहीं बनती, क्योंकि नदियां जितने भी मैदान बने हैं वो सभी मैदान नदियों से बने हैं और ज्यादातर भारत में नदियां हिमालय से निकली हैं, तो इसलिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा भी गुजरती है। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, पंजाब से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, जम्मू एंड कश्मीर से गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा कि अक्षांश रेखा का मतलब क्या है? अक्षांश रेखा का मतलब है लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। और भारत में एक लैटिट्यूड लाइन जो भारत को डिवाइड करती है कर्क रेखा। तो यहां अक्षांश रेखा से मतलब क्या है? कर्क रेखा से। और भारत में 8 राज्य हैं। कितने राज्य? 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब कह रहा है कि सिक्किम तो गुजर रहा है, लेकिन इसके अलावा कौन सा राज्य है? तो वो राज्य पंजाब है, गलत। हिमाचल है, ये भी नहीं। जम्मू कश्मीर नहीं है, एक ही राज्य है, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम से राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके अलावा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सिक्किम, इन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी एक बार व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। यह राजस्थान में अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है, ठीक है। तो ये राजस्थान का अलवर का एरिया मेन है और सिक्किम में गंगटोक का मेन एरिया है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं विधान द्वारा परिभाषित की जाती हैं। विधान का मतलब आपका लेजिस्लेशन है, यानी विधान का मतलब हो जाएगा विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल द्वारा। तो क्या ये सही है? बायोस्फीयर रिजर्व को वनस्पतियों और जीवों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है। क्या ये सही है? तो कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है। बताइए, या सभी सही है? ऑप्शन क्या है इसके? तो सभी सही हैं, बिल्कुल विधान द्वारा तय किए जाते हैं और बायोस्फीयर वनस्पतियों के संरक्षण के लिए भी होता है, तो डी सही है। एक बार हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है। जब एक राज्य सरकार एक राष्ट्रीय उद्यान के तहत क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना प्रकाशित करती है, ठीक है। और भारत में वनस्पतियों और जीवों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 13 राज्यों को वनस्पतियों और जीवों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से
जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी संरक्षण का उपयोग, निगरानी और प्रचार करने के लिए धन मिलता है, ये भी सही है। एक राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य के बीच अंतर यह है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, कोई मानव वगैरह नहीं जा सकता, जबकि अभ्यारण्य के भीतर राष्ट्रीय गतिविधियां आप कर सकते हैं, यानी आप घूमने जा सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप व्याख्या के आधार पर इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार करिए। फसल चक्र, रेत की बाढ़, सीढ़ीदार, ब्रिड वृक्ष। कह रहा है कि ये सभी सही हैं क्या मृदा संरक्षण के लिए? तो बिल्कुल सर जी, ये चारों सही हैं। फसल चक्र भी सही है, रेत की बाढ़, सीढ़ीदार और ब्रिड वृक्ष। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दी गई सभी गतिविधियां फसल चक्रण, रेत की बाढ़, वायुरोधक और सीढ़ीदार मिट्टी संरक्षण के लिए आती है। ठीक है, तो फसल चक्र विभिन्न फसलों की एक श्रृंखला उगाने के लिए, रेत की बाढ़ रेत की अभिवृद्धि को प्रेरित करना, ब्रिड वृक्ष हवा की गति को रोकने की विधि। ठीक है, तो इसके हिंदी में कहते हैं वायुरोधक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वायुरोधक। ठीक है, तो ये सभी चाहिए फसल के लिए। और सीढ़ीदार का मतलब मिट्टी और पानी का संरक्षण करना। ठीक है, सीढ़ीदार खेत ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र, ढलानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच में नौ संचालन समय और दूरी को बहुत कम किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को बहुत कम किया जा सकता है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल मध्य को गहरा करना, सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का इस्तमुख में कोई एक नई नहर खोलना। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए, एक सही है तो पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, तो दो सही है और दोनों सही हैं, या एक भी नहीं, सी दोनों सही हैं। कैसे सही, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। दिए गए दोनों कथन भारत और पूर्वी एशिया के बीच की दूरी और समय को कम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल मध्य के मध्य होने से समय कम हो जाता है। और कथन 2 का है, इस्तमुख के पार एक नई नहर खोलने के समय के साथ साथ भारत और पूर्वी एशिया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच का रास्ता खुल जाए, ओपन हो जाए, तो भारत और इन देशों के बीच की दूरी, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां तिब्बत से निकलती हैं और अपने ऊपरी भाग में सक्रिय और समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने मार्ग में यू आकार का टर्न लेती है। यह यू टर्न किसके कारण से है? ठीक है, मुड़ी हुई हिमालय श्रृंखला का उत्थान है, भूगर्भीय रूप से युवा हिमालय का सिंटेटियल मोड़ है, तृतीयक बलित पर्वत श्रृंखलाओं में भूवर्तनिक विक्षोभ है, या दोनों? बताइए क्या आंसर हो सकता है 6 का? तो इसका आंसर है भूगर्भीय रूप से युवा हिमालय की सिंथेटिक मोड। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तिब्बत में उत्पन्न होने के बावजूद ब्रह्मपुत्र के यू मोड़ के भारत में प्रवाहित होने का मुख्य कारण सिंटैसियल झुकना है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा बनाए गए तीव्र दक्षिण मुखी मोड़ हिमालय के सिंटैक्सियल मोड़ है। यह प्रमुख कारण है कि तीस्ता और महाकाली जैसी नदियां यू टर्न प्रदर्शित करती हैं। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि पर चिंता व्यापक की गई है। इस घटना के कारक क्या हो सकते हैं? ज्वारनदमुखे से पोषक तत्वों का निकालना, मानसून के दौरान भूमि से बह जाना, समुद्रों में उठना। बताइए कौन सी सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, केवल दोनों सही, या सभी सही? तो इसमें ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। 1 2 3। एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं फटाक से। ऊपर दी गई सभी प्रक्रियाएं भारतीय समुद्री जल में शैवाल और प्रस्फुटन के स्तरों में वृद्धि
की ओर अग्रसर हैं। ऊपर दी गई सभी प्रक्रियाएं भारतीय समुद्री जल में शैवाल प्रस्फुटन के स्तरों में वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। हालांकि ये प्रक्रियाएं समुद्र की सतह में पोषक तत्वों को ऊपर लाने में योगदान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां देख लेते हैं। एक रेतीला और खारा क्षेत्र एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में जानवर का कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन इसके आवास के कष्ट होने के कारण नष्ट होने के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा वो जानवर हो सकता है जिसको ये सारी चीजें खतरा है? तो ये आपका है भारतीय जंगली गधा। तो इसका आंसर बी। कैसे है, जरा एक बार इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय जंगली भैंसा तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और भारतीय जंगली गधा जो कि एक संकट ग्रसित प्रजाति है, खारे और रेतीले क्षेत्र के कच्छ के रण में पाई जाती है। भारतीय जंगली सुअर पर्णपाती वनों के एरिया में पाया जाता है, और भारतीय चिकारा थार मरुस्थल में रहता है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की विशेषता आर्द्र जलवायु है, जिसमें वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जोड़ी इस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास। तो गंगा के निचले मैदानों में ज्यादातर धान और जूट पाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी वगैरह पाई जाती है। सी वाला ऑप्शन सही है, धान और जूट, सी। देख लेते हैं। फसलों की जोड़ी धान और जूट साल भर उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु में उगने के लिए एकदम सही है। ऐसी जलवायु गंगा के निचले मैदान में पाई जाती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है, यानी काली मिट्टी में ही उत्पादन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अगर गंगा का उत्तरी मैदान होता तो गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार। 10वें का क्या आंसर हो सकता है, पहले पढ़ते हैं। भारत ने हाल के दिनों में लगातार और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है। क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, धीरे धीरे व्यापारिक फसलों की खेती की ओर जाने के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती के तहत क्षेत्र में लगभग 30% की कमी आई है। क्या यह सही है? धीरे धीरे व्यावसायिक फसलों की खेती की ओर जाने के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती के तहत क्षेत्रों में लगभग 30% की कमी आई है। बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा हुआ है। अगला, आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह भी सही है, आय में वृद्धि के कारण से अलग अलग प्रकार के उपभोग के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तीसरा कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाधाएं नहीं है। तो 1 2 सही है, इसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन बिल्कुल करेक्ट तो आंसर नहीं हो सकता। 1 मिनट, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो नहीं होता, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि क्या आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी लगभग में ही हम आंसर लगाएंगे। और उसके हिसाब से दूसरा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे में, सेकंड वाले में सही है। और तीसरे में आंकड़ा कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट नहीं है, ऐसा हो भी सकता नहीं। और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं, तो ये तो सही हो सकता है जी। तो बी और सी, यानी बी यानी 2 और 3, यानी बी सही है। बी वाला सही है, एक बार पढ़ लेते हैं। 2 और 3 कथन हाल में ही भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के सटीक कारण है। फसल की खेती में गिरावट, लेकिन 30% तक नहीं है। मतलब 30%, मतलब गिरावट तो आई है, लेकिन 30% बहुत हो जाएगा। इसके अलावा खपत पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। उपर्युक्त खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के रास्ते में संरचनात्मक बाधाएं आई हैं। ये 10वें का बी का आंसर था। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां बताइए। 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक झारखंड में अपने स्रोत के साथ और एक उड़ीसा में अलग नाम से जानी जाती है। दूसरी, जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में बहने से पहले बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही दूरी पर विलीन हो जाती है। ठीक है, वह वन्य जीवन और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल और एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से कौन सी नदी हो सकती है, कौन सा एरिया हो सकता है? भितरकनिका, चांदीपुर ऑनसी, गोपालपुर ऑनसी, या सिमलीपाल? बताइए आंसर। तो ये होगा भितरकनिका।
तो देखते कैसे, ये मैग्रोन ये मैग्रोन आंध्र भूमि में है, जो भारतीय राज्य उड़ीसा में पाया जाता है। भितरकनिका बैतरणी नदियों और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा पर लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। भारत में सबसे बड़े मैग्रोन पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़े मैग्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। ठीक है, तो 650 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर विचार किए, काली गर्दन वाला बगुला, चीता, उड़ने वाली गिलहरी और हिम तेंदुआ उपरोक्त में से कौन से भारत के प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? काली गर्दन वाला बगुला भारत में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, हाँ जी। चीता भी पाया जाता है, उड़ने वाली गिलहरी और हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ तो नहीं पाया जाता। और कह रहा है कि इसमें से कौन से सही है, तो इसमें पूछ रहा है कि 1 2 3, यानी बी वाला सही है। 1 2 3, नहीं नहीं ये गलत हो गया, 1 मिनट, ये यार हिम तेंदुआ तो डाउट है इसमें। तो एक बार इसमें देखेंगे कि इस पर विचार करना है, यानी कौन कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पहला है काली गर्दन वाला बगुला, दूसरा है चीता, तीसरा है उड़ने वाली गिलहरी और तीसरा है हिम तेंदुआ। ठीक है, अब इसमें पहुंच रहा है कि वैसे तो सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन विशेषकर भारत में, यानी भारत की स्थिति में कौन कौन से पाए जाते हैं, हमें आंसर ये लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा, यानी काली गर्दन वाला तो है ही है, ठीक है, और इसके अलावा उड़ने वाली गिलहरी और हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, इस समय के आधार पर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, यानी बी वाला आंसर सही, बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, चीते को छोड़कर उपयुक्त सभी जानवर भारत में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, क्योंकि चीता बहुत पहले था, लेकिन पिछले 70 सालों में भारत में चीता नहीं है। चीता भारत में अभी इसी साल भारत में बाहर से मंगाए गए थे। एक समय था जब चीते भारत में मौजूद थे, लेकिन फिर उन्हें फिर से पेश किया गया और सिक्किम के उत्तरी भाग के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में ब्लैक नेक्ड क्रेन के रूप में पाया गया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हिम तेंदुओं का प्राकृतिक आवास है, मतलब पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ज्यादातर ये तेंदुए वगैरह पाए जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 13वां प्रश्न देखते हैं, 13वां क्या हो सकता है। 13वें में भी इसी तरीके से हमें विचार करना है। कह रहा कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। एक तो क्षेत्र का नाम दिया है बांदीपुर, एक है भीतरकनिका, एक दे रखा है मानस और एक दे रखा है सुंदरवन। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो बांदीपुर में टाइगर रिजर्व है बिल्कुल, भितरकनिका में भी टाइगर रिजर्व है और सुंदरवन में भी टाइगर रिजर्व, मानस में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, 1 3 4, बी वाला आंसर सही है। एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं जल्दी से। सभी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्राधिकरण प्रशासनिक भूमिका निभाता है। भितरकनिका को छोड़कर बांदीपुर, मानस, सुंदरवन भारत के 42 बाघ अभ्यारण्यों में से एक हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें में भी कथन दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और फिर विचार करना है। मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती है। मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती है, सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बिल्कुल ये भी सही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? अब कह रहा है केवल एक सही है, दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, या एक भी सही नहीं है? तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है, सी। ठीक है, तो मानसून में दोनों सही है। तो मानसून प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 2 बार दिखाई देता है, यह दक्षिणी से उत्तरी भारत में घटता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण पूर्व में पश्चिम की ओर वार्षिक वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ये पक्की बात है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये मानसून वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां क्लियर कराऊंगा।
अब 15वां देखते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आप यहां से मास कलेक्ट नहीं कर सकते। तो बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा है, रामसर सम्मेलन के तहत घोषित आंध्र भूमि में ऐसा है, या वन्यजीव अभ्यारण्य में है, वाइल्ड लाइफ, बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होता, राष्ट्रीय उद्यान में आपको ऐसे परमिशन नहीं है। इसका आंसर बी होगा। कैसे होगा जरा देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण के लिए उपस्थित अधिकारी स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप को सहन नहीं करते, बायोमास एकत्र करने या इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इन बड़े क्षेत्रों का दोहन या व्यावसायिक निष्कर्षण के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति ना तो जा सकता है ना अंदर घूम सकता है। समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कह रहा है, भारत में एक विशेष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक विशेष राज्य की विशेषताएं हैं, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। विशेष राज्य, ठीक है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छित होना चाहिए। इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करते हैं। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये सभी विशेषताएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में अक्षांश रेखा नहीं पाई जाती, असम में भी नहीं पाई जाती, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं पाई जाती। यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान, अच्छा उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो बात सही है। तो इसका मतलब इसमें हिमाचल हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है। बताइए एक बार आंसर। ठीक है, बिल्कुल अक्षांश नहीं कह रहा है। तो इसका आंसर अरुणाचल ही होगा, क्योंकि बनों वाला पॉइंट लागू होगा नहीं फिर। तो अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। केवल अरुणाचल प्रदेश सभी चारों विकल्पों में दी गई विशेषताओं के साथ संकलित करता है। इसका 80% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, 12% क्षेत्र संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और 26 डिग्री 28 मिनट और 29 डिग्री 30 मिनट उत्तर से दक्षिण बीच अक्षांश पर यह स्थित है। 17वां देखते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, हरा चना, अरहर उपरोक्त में से कौन से दाल, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा दाल, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग, ये सभी किए जाते हैं। 1 2 3 दोनों सही है, डी वाला सही है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। लोबिया, हरा चना, अरहर तीनों फसलों का उपयोग हरी खाद, चारा, दाल के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनमें उच्च प्रोटीन सामग्री के साथ लोबिया का साथ होता है। लोबिया का विकास के साथ साथ सभी चरणों में उपयोग करना फायदेमंद है। ठीक है, पशुपालकों को चारा खिलाना या हरी खाद के रूप में प्रयोग करना निश्चित रूप से उपयोगी है। ठीक, तो इसका डी आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मूंगफली, तिल, बाजरा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें हैं। तो वर्षा आधारित फसलें कौन सी हैं? मूंगफली, तिल, बाजरा। और मूंगफली, तिल, बाजरा ये सभी वर्षा आधारित फसलें हैं। तो इसका भी आंसर 1 2 3। ठीक है, यानी सभी वर्षा आधारित जितनी भी फसलें होती हैं वो सभी खरीफ की फसलें होती हैं। तो पढ़ते हैं व्याख्या। भारत में मूंगफली, तिल, बाजरा वर्षा आधारित फसलें पाई जाती हैं। मूंगफली इस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। तिल, यह फसल रेतीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। और बाजरे की फसल सूखे जैसी परिस्थितियों में भी उगाने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूलित होती है। तो इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां कह रहा है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित क्या देखेंगे? गहरी घाटियां, यूटर्न रिवर कोर्स, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, भूस्खलन के कारण खड़ी ढाल।
अब कह रहा है कि उपरोक्त में से किसे हिमालय की युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण कहा जाता है। तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, एक और दो, एक दो चार, तीन चार और दो, और या फिर ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी। जब आप यात्रा करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हिमालय में तो विशेषकर मिलेंगी। पढ़ लेते हैं। यंग फोल्ड पर्वत हिमालय में, यंग फोल्ड का मतलब है युवा वलित जो पर्वत हैं वो गहरी घाटियां होती हैं, उसमें यू टर्न होते हैं, खड़ी ढाल होती है, समानांतर पर्वत यानी पैरेलल पर्वत श्रृंखलाएं आपको ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं बराबर में दिखाई देती हैं। और विशेषताओं का चित्रण ब्रह्मपुत्र रेंज, नदियों, उत्तराखंड के भूस्खलन और हिमालय क्षेत्र के अन्य स्थानों में अच्छी तरह से चित्रित किया गया। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 19वें क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, अपने 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यानी मोस्टली जितनी भी नदियां होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये नदियां ऐसी होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बस मतलब पश्चिम की तरफ बहती हैं। थोड़ा सा ये अलग अलग पॉइंट है। क्यों? यह एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है, ऐसा है। यह बिंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, इसलिए ऐसा है। तो बिंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ऐसा का कोई मतलब नहीं है। मध्य भारत के पश्चिम में भूमि का ढाल है, ऐसा भी हो सकता है। और बता रहे हैं कि नीचे कूट का प्रयोग करके सही बताइए, केवल एक सही, दो और तीन सही, एक तीन सही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर केवल एक ही सही है। यह एक रेखीय दरार में बैठती है, और रेखीय दरार में तो बहती है, साथ में ही इसका जो ढलान है वो भी कहां, पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती का ढलान है, इसलिए ये नदियां कहां बहती हैं, पूर्व आपकी पश्चिम की ओर, और अरब सागर में गिरती है, इसलिए ऑप्शन एक सही है। पढ़ लेते हैं एक बार। ऊपर दिए गए तीनों कथनों में से केवल एक ही नर्मदा नदी के प्रभाव के बारे में सही है। नर्मदा नदी रेखीय दरार घाटी और पूर्वी क्षेत्र की एक ढलान पर स्थित है। इसके अलावा यह सतपुड़ा और बिंद के बीच में बहती है, लेकिन यह कथन दिए गए प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये तो बात सही है, लेकिन मेन कारण इसका ढलान है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये प्राय लाल रंग के होते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन और पोटास से भरपूर होते हैं, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित होते हैं, और इस मिट्टी का साबूदाना और काजू उगाए जाते हैं। बताइए क्या आंसर है इसका, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला वाला सही और चौथा वाला सही, दूसरा वाला का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक और चार वाला कौन सा विकल्प है, सी, सी सही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें प्राय लाल रंग होता है, और इसके अलावा इस मिट्टी में साबूदाना और काजू अच्छे से उगाए जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होती। नाइट्रोजन और पोटास उसी में होगी जो मिट्टी उर्वरा शक्ति के आधार पर अच्छी होगी, ये उतनी अच्छी मिट्टी नहीं है। सबसे अच्छी उर्वरा के आधार पर मिट्टी दो ही होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और कह रहा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या में भी यही सब चीजें दे रखी है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 22वां देखते हैं। 22वां कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना बेल्ट में होती है, अभ्रक कोंडरमा में बहुतायदाद में पाया जाता है, धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए कि इसमें कौन से सही हैं। केवल एक और दो सही हैं, केवल दो सही हैं, और दो तीन सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक ही चीज है कि धारवाड़, एक मिनट, जो आपका धारवाड़ वाला तो पेट्रोलियम तो होता ही नहीं भारत में, गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस भी भारत में इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती, गोंडवाना में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो एक ही सही है। अभ्रक कोंडरमा में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब बी, केवल बी वाला आंसर, बी ऑप्शन सही है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दूसरे कथन को छोड़कर सभी कथन गलत हैं। धारवाड़ और गोंडवाना दोनों पुराने काल के हैं, और प्राकृतिक और गैस के साथ साथ पेट्रोलियम में भी खराब हैं। हालांकि अभ्रक कोंडरमा में बहुत आयदाद से पाया जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना एक बार फिर से। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, इनमें से खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो खरीफ की फसलें गेहूं नहीं है, गेहूं रबी की फसल है, और ये बाकी सभी फसल किसकी है, खरीफ की। तो कौन सा होगा, एक दो तीन वाला कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही, एक दो तीन सी, ठीक है।
आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। गेहूं की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलें जैसे मूंगफली, कपास, चावल खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें वे हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं, और खरीफ की फसलें वे हैं जो गर्मियों में उगती हैं। ठीक है, ये भारत की मुख्य खेती के मौसम है। और रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में एक फसल और होती है जिसका समय सबसे कम होता है, जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होता है, वो फसलें कहलाती हैं जायद की फसलें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ये युग्म दे रखे हैं। लिंबू सिक्किम में पाया जाता है, कार्बी हिमाचल प्रदेश में है, डोगरिया कोंद उड़ीसा में है, और बोंडा तमिलनाडु में है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से सही सुलेमित हैं। तो लिंबू सिक्किम में है, सही है। कार्बी हिमाचल में नहीं है, डोगरिया कोंद भी नहीं है, और बोंडा तमिल में है। तो 1 और 3 ही सही हुआ, ए वाला सही है। आप चलो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो केवल प्रथम और तृतीय सही है। तो लिंबू जनजाति भारत में सिक्किम में है, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में है, और डोगरिया जो कोंडे है ये रायगढ़ और उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में है। ठीक है, यानी आपका डोगरिया जिला रायगढ़ और उड़ीसा राज्य के, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कालाहांडी जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, और बोंडा जनजाति जो है वो उड़ीसा के मलका नागरी जिले के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब लास्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है। NH4, NH4 चेन्नई और हैदराबाद के बीच में है, नहीं, गलत है। NH6 मुंबई और कोलकाता के बीच में है, नहीं, ये NH2 है। अहमदाबाद और जोधपुर के बीच में NH15 है, एक भी सही नहीं है। तो डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्या सही है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो डी होगा इसका ऑप्शन। तो यहां दिए गए राष्ट्रीय राजमार्गों और उनकी कनेक्टिंग सड़कों के लिए 3 जोड़े गलत हैं। तो NH4 यह हाई का संबंध चेन्नई और हैदराबाद सेगमेंट से नहीं है, बल्कि यह मुंबई का कनेक्टिंग रूट है। ये मुंबई से जोड़ता है, चेन्नई से मुंबई को जोड़ता है। ठीक है। NH6 की बात करें तो ये राजमार्ग पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों को जोड़ता है। ठीक है, NH6 जो है वो पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों को जोड़ता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता को गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ता है। NH15 जो है वो अहमदाबाद और जोधपुर को नहीं, बल्कि गुजरात और पंजाब को जोड़ता है, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एक बार आप सही कर लीजिएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारे 25 टॉप एमसीक्यू क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन जो वीडियो के द्वारा अपलोड होंगे वो सभी मिलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो डायरेक्टली आप हम लोगों से मुख्यतः डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे विभिन्न सोल्यूशन की वीडियो वगैरह भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इसी के साथ अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।